हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, देखिए हम साइंस का PT1 में केंद्रीय विद्यालय में आया पेपर एक सोल्व करेंगे आपके सामने। तो ये आपके सामने एक पेपर रहा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ चुका है। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे सामने, इनको सोल्व करेंगे। तो इनके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारे ऑप्शंस है उसमें कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पेपर में दूसरे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी क्लियर करते चलना है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये ना एक सिर्फ पेपर सोल्विंग वीडियो हो कि आपने सिर्फ एक पेपर सोल्व कर लिया, लेकिन हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो शूट कर चुका हूं और वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, ऑडियो रिकॉर्ड हो पाई थी सिर्फ। तो इसलिए जितना भी कंटेंट था वो मैं लिख चुका हूं। तो इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो हम लिखा हुआ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये 2 बार लिख चुका हूँ और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया। तो आइए साथ के साथ समझते रहेंगे और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जब भी आएगी आपको इसके साथ एक और एनर्जी हमेशा याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी। इससे आपको ये दोनों हमेशा याद रहेंगी। देखिए कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक रबड़ बैंड है, अगर वो एक जगह स्थिर है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही हम उसको खींचते हैं बाहर की तरफ को तो उसकी कुछ ये स्थिति हो जाएगी। अब इसके अंदर खींचने के बाद अगर हम इसको रोक देते हैं, मतलब हाथ से पकड़ कर रखते हैं रबड़ बैंड को, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसके अंदर एक एनर्जी का पोटेंशियल होगा। अगर छोड़ देते हैं तो रिएक्ट करेगा। वो जो मूवमेंट होगी उसके पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी मूवमेंट में, उस मूवमेंट को ही, मूवमेंट की वजह से आई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बैलून लिया और उस बलून को फुला दिया। अब इसको अगर हमने पकड़ के रखा तो इस बलून में जो हवा भरी है उसकी वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, हवा एक जगह स्थिर हो गई। तो ये इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई बलून के अंदर। लेकिन जैसे ही हम इसका मुंह छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे और इसके अंदर से एयर बाहर निकलेगी तेजी से, तो जो पार्टिकल में मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट के वजह से उन पार्टिकल के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक तीर कमान लेता हूं और इस तीर कमान में मैं एक तीर खींच लेता हूं। ठीक है, एक तीर पीछे की तरफ खींच लेता हूं और जैसे ही ये छोड़ता हूं, तो छोड़ने से पहले जब खींच रखा था तो इसमें क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। और जैसे ही मैंने छोड़ा तो तीर में एक गति आ गई और तीर अपने आप में एक स्पीड पकड़ता है, तेज से आगे बढ़ता है। तो जो मूवमेंट हुई उस मूवमेंट की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियर हुआ, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है, पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पार्टिकल ऑफ आइस, आपको पता है कि आइस के पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते, एक जगह स्थिर होंगे। अगर इस बाउल में हम आइस भर दें तो एक जगह इसमें स्थिर पार्टिकल होंगे। अब जब पार्टिकल स्थिर होंगे एक जगह तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत लो होगी। फिर आते हैं पार्टिकल ऑफ वाटर। अगर हम पानी की बात करें, एक कंटेनर में अगर पानी भरा है तो इसमें मूवमेंट तो है, इसमें मूवमेंट तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो भी तब जब पानी हिल रहा होगा। आते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, अगर हमने इसके नीचे आग जला दी तो ये पानी उबलने लगेगा। तो जब ये पानी उबलेगा तो इसके अंदर एक मूवमेंट आएगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम पानी उबालते हैं तो बॉयल होने के बाद हिलने स्टार्ट हो जाता है। जब वो हिलना स्टार्ट होता है उसमें बबल आने लगते हैं, तो जो पार्टिकल है बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं इस तरफ उस तरफ। तो जब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी? नहीं। पार्टिकल ऑफ स्टीम की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्योंकि स्टीम के पार्टिकल दूर दूर होंगे, उनको स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होंगे कंपेयर टू दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 450 केल्विन टेम्परेचर में बी रिटन इन सेल्सियस स्केल एज। तो 450 केल्विन जो टेम्परेचर है, अगर हम उसे सेल्सियस में लिखेंगे तो आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। ये होता है कि अगर कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है
तो उसमें से 273 हमेशा माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया गया है 450 माइनस 270, आपका आंसर आ गया 177 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो कोई भी गैस कब लिक्विफाइड होती है, या तो उस पर प्रेशर डालें, ठीक है, बहुत प्रेशर डालें, या फिर उसका टेम्परेचर लो करें। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें टेम्परेचर लो भी है और प्रेशर भी है? तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो इंक्रीज करने से तो उसका और मूवमेंट ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। गैस लिक्विफाइड कब होगी? जब उसका टेम्परेचर गिरेगा। बाय लोअरिंग द प्रेशर, प्रेशर लो करने से नहीं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए जब किसी कंटेनर में अगर गैस को लिक्विफाइड कर रहे हैं और इस पर हम गैस पर प्रेशर डालने लगें, बंद कर दें इस कंटेनर को ऊपर से और इस पर प्रेशर भी डालें और इसका टेम्परेचर भी लो कर दें, तो ये बेस्ट तरीका होगा किसी भी गैस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को लिक्विफाइड करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, टर्म याद रखना ऑस्मोसिस। व्हेन केप्ट इन अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, दिस गिवन सॉल्यूशन इज। देखो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करें और पेपर में चले जाएं। हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करते चले। पेपर में हो सकता है ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ऑप्शन के लिए नहीं, दूसरे ऑप्शन जो आपका यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए आ जाए, कि आपका तीसरे ऑप्शन जो अवेलेबल है उसका स्टेटमेंट आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो क्या शो कर रही हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या है। तो आइए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक को समझते हैं। देखिए हाइपोटोनिक, पहले हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर किसी सॉल्यूशन में, ये कंटेनर है, अगर मैं इस सॉल्यूशन, इस कंटेनर में कोई सेल डाल देता हूँ या कोई एक ऐसी चीज़ डाल देता हूँ जिसके ऊपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो उस सब्सटेंस के अंदर अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है और बाहर कम है, इस कंटेनर में अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और इसमें डाली गई जो सेल है मान लीजिए उसमें अंदर, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, जो कंटेनर में सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर जाएगा। तो जब इस सेल में से पानी बाहर आ जाएगा तो ये श्रिंक होगी और इसमें से जब इसके अंदर जब जाएगा तो ये फूल जाएगी। तो आइए इसी को समझते हैं। इन्हीं में से एक हाइपोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है। बेसिकली जिस प्रोसेस में ऑस्मोसिस के थ्रू पानी इसके अंदर जाता है सेल के, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसमें सेल से बाहर आता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। आइए समझते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास ब्लड सेल है और ब्लड सेल किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है। तो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में से वाटर का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब बार बार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस ये आ रहा है। मैंने कहा भी था आपको कि ये टर्म देख लेना, ऑस्मोसिस। सेल लूजेस वाटर, सेल से पानी की कमी होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के वजह से। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से सेल में जो पानी की कमी होती है, आइए पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा क्लियर करते चलेंगे। देखिए होता क्या है, देखिए ऑस्मोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक मान लो पतली सी झिल्ली होती है जो बहुत सी नेचुरल चीज़ों के ऊपर पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा प्याज के ऊपर छिलका होता है ना, उसके भी ऊपर एक बारीक सी पतली सी लेयर होती है। इसी तरह से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होती है। मान लो एक तरफ एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है, और एक तरफ सॉल्यूशन है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को कहते हैं कि इस तरफ से जो पानी है वो इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। समझे? पानी इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जब पानी इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पानी को इधर जाने के लिए अलाउ कर रही है। अब किस तरफ जाने के लिए अलाउ कर रही है? जिधर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन मीनिंग कि इधर मात्रा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा अमाउंट में है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, इधर अमाउंट कम है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। हेडिंग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, क्या लिखा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपकी हो गई, अब आप समझ गए। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपने पानी में रात भर किशमिश भिगो दी, एक ग्लास में मम्मी कहती है कि पानी में किशमिश भिगोगे, सुबह पानी भी पी लेना और किशमिश भी खा लेना। तो जब आपने इसमें किशमिश भिगोई तो किशमिश ज़्यादा फूली हुई नहीं थी, लेकिन जब ये बड़ी दिन में देखी आपने तो ये तो फूल गई बिल्कुल। क्यों फूल गई, क्योंकि बाहर तो पानी भरा हुआ था, बिल्कुल पानी की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन किशमिश के अंदर पानी की मात्रा इतनी नहीं थी, तो पानी बाहर से अंदर चला गया और अंदर जाके ये फूल गई। क्यों फूल गई, क्योंकि पानी अंदर किसने अलाउ किया जाने के लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने। तो इसके ऊपर क्या लगी हुई थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, उसको पानी कैसे जाता है, पानी हम कैसे देते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स को पानी देते हैं हम नीचे ज़मीन में। अब ज़मीन में पानी देते हैं, इसकी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स पानी एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, रूट्स पानी इसी ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स पर होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब आप पानी देते हो तो आसपास का वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो पानी इसके रूट्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी को अपलिफ्ट कर देती है। तो इसी के यही एग्जांपल है, दोनों बेस्ट एग्जांपल है जो आपको समझ में आ जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आइए ओस्मोसिस हमने समझ लिया। अब देखो जब हमने समझा ओस्मोसिस, आपको जैसे मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी जब भी आप पढ़ो, देखो, सुनो, आपको पोटेंशियल एनर्जी एकदम याद आनी चाहिए। सेम इसी तरह जैसे ही आप ओस्मोसिस को प्रोसेस को याद करते हो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ पानी का मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेम वैसे ही आपको याद आना चाहिए ओस्मोसिस के साथ डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न एक टर्म है बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन टर्म ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। तो जब भी आप ओस्मोसिस पढ़ो तो आप क्या पढ़ोगे, डिफ्यूज़न भी पढ़ोगे। डिफ्यूज़न बेसिकली कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में घुल जाना, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अगर आपने एक स्प्रे कर दिया, मान लो आपने एक स्प्रे कर दिया हवा में, तो जो सेंट परफ्यूम, मान लो परफ्यूम करा, अब जो परफ्यूम की जो स्मेल होगी बेसिकली कैसे आ रही है, वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हवा में आ गए। अब ये एक स्प्रे करते ही पास पास रहते हैं सब, हमें आंखों से दिखते हैं, लेकिन विद इन अ सेकेंड ये एकदम से फैल जाते हैं पूरी हवा में, ठीक है, हर जगह बराबर फैल जाते हैं पूरे रूम में। तो जो ये रूम में फैलते हैं इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ी थी, डिफ्यूज़न में किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिफ्यूज़न में सिर्फ पानी का फैलना नहीं होता, किसी भी चीज़ का हवा में, पानी में, किसी भी सॉल्यूशन में घुल जाना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। लेकिन ओस्मोसिस में क्या चीज़ क्या चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, क्या चीज़ फैलती है, पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन डिफ्यूज़न में कुछ भी जा सकता है। और क्या है, डिफ्यूज़न में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस तरफ फैलेगा, ये चारों तरफ फैलता है, ठीक है, जहाँ पर भी इससे स्पेस मिलेगा डिफ्यूज़न में कोई भी चीज़ चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन ऑस्मोसिस में डायरेक्शन होती है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, बेसिकली हायर टू लोअर, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसकी एक डायरेक्शन हो गई इधर से इस तरफ। लेकिन यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा तो रहे हैं, लोअर भाई पूरे कमरे में आपके कोई मॉलिक्यूल फैले थोड़ी थे परफ्यूम के, लेकिन जैसे आपने स्प्रे किया एक हायर मॉलिक्यूल का गुच्छा एक तरह से निकला और वो सारे कमरे में फैल गया, तो लोअर की तरफ ही गया, पूरे कमरे में लो कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम था, परफ्यूम मॉलिक्यूल था। तो आप समझ गए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये अंतर है। अब आप देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पर आते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, तो क्यों देखो अब ये पेपर में इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, लेकिन हमने क्या किया, ओस्मोसिस से डिफ्यूजन पढ़ा, और हो सकता है आपके पेपर में ओस्मोसिस डिफ्यूजन के डिफरेंस आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, तो वो क्लियर करते चलेंगे। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी, ठीक है, एनी सब्सटेंस। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेम है जैसे ऑस्मोसिस था। वाइल ओस्मोसिस इज द स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक मूवमेंट हो रही है। फिर आते हैं अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखो ये तो दोनों में सेम है, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन।
बाकी वो किसी भी सब्सटेंस के साथ हो सकता है, डिफ्यूज़न किसी भी सब्सटेंस के साथ हो सकता है। तो अगर डिफ्यूज़न किसी भी सब्सटेंस के साथ हो सकता है, लेकिन पानी ऑस्मोसिस सिर्फ किसके साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हायर टू लोअर, इधर भी हायर टू लोअर। अब की डिफरेंसेस देख लेते हैं। सब्सटेंस इन्वॉल्व क्या क्या है। डिफ्यूजन कैन इन्वॉल्व एनी सब्सटेंस। देखो डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल है, अगर पानी में हमने चीनी घोल दी तो चीनी पानी में घुलने का जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। लिक्विड्स हो गया, लिक्विड जैसे पानी में कोई और चीज़ का कंसंट्रेशन हमने एक बूंद डाल दिया और वो घुल गया, नींबू अगर निचोड़ते हैं और वो फिर पानी में घुलता है तो वो भी डिफ्यूजन हो गया, लिक्विड हो गया। और गैसेस, गैसेस का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपने स्प्रे किया और वो पूरे रूम में फैल गई। वहीं वाइल ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर, ओनली वाटर एज अ सोलेंट काम करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट होती है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वेयर एज ऑस्मोसिस डज। डायरेक्शन देख लेते हैं। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन अंटिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। In osmosis, water moves across the membrane in a single direction from high water concentration to low water concentration, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इधर हाई वाटर कंसंट्रेशन है अगर, तो इधर लोअर की तरफ जाएंगे। इधर हाई वाटर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, तो इधर लोअर की तरफ जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है तो आपको एक जगह आंसर मिल जाए, इसलिए मैंने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। डिफ्यूजन के एग्जांपल है परफ्यूम स्प्रेडिंग आउट इन रूम, मैं बता चुका, और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ब्लड में इवनली ब्लड में घोल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लड में ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा घुलेगी कहीं कम, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरे अच्छे से घुलेगी। तो ऑक्सीजन मूविंग इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर आती है। यही इस प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन का एग्जांपल मानते हैं। ओस्मोसिस में देख लेते हैं। अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, मैं बता चुका, फ्रॉम द सोइल, सोइल से पानी लेना प्लांट का एक ओस्मोसिस प्रोसेस है। द स्वेलिंग ऑफ अ रेजिन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर आर एग्जांपल ऑफ ओस्मोसिस, बिल्कुल सही। ये हमने ओस्मोसिस कवर कर लिया, डिफ्यूजन कवर कर लिया। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात चल रही। अब हमने एग्जांपल लिया था आपका एक ब्लड सेल का। अगर ब्लड सेल को वाटर की हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, देखो सिंपल भाषा में समझो, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर हम हाइपरटोनिक पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है पूरा। इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगा, जो सेल है ना हमारी, जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हायर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जब पानी इस तरफ जाएगा तो ये सेल फूल जाएगी, ये फूल जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या क्या हो गए, द सेल इन्फ्लेट एंड इवेंचुअली बर्स्ट, हो सकता है वो फट भी जाए। द सेल इन्फ्लेट एंड इवेंचुअली, पानी भरता रहेगा तो फट जाएगी, बर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, वाटर सेल के अंदर जा रहा है, ये हमने लाइन लिखी, शायद आपको दिख ना रही हो। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। अब देखो सेल फूल रही है, यहाँ पे सेल फूल रही है, ध्यान रखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सेल फूल रही है, अगर पानी सेल के अंदर जा रहा है और वो फूल रही है, क्यों? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन हाई थी, अंदर लो थी सेल के, तो वो फूलने के बाद कैसी शेप बनाती है, ओ जैसी शेप बनाती है। और ओ कहाँ आता है, हाइपो में आता है, हाइपो में ओ आता है। तो आपको याद रखना है हाइपोटोनिक होगा। आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं। आइसोटोनिक में ना बाहर ज्यादा होगा, ना अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ना बाहर ज्यादा होगी ना अंदर ज्यादा होगी। H2O आएगा भी, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे भी और बाहर आएंगे भी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। आइसोटोनिक की बात की हमने, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर होगा। और हाइपरटोनिक की बात कर लेते हैं। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, वाटर सेल से बाहर आएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी। सेल आपकी सेल ऐसे से ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ थी, अंदर थी बाहर थी, अंदर थी, और अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो श्रिंक हो जाएगी सेल, और सेल श्रिंक हो जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपरटोनिक का एग्जांपल, ये कहलाएगा आप हाइपरटोनिक का एग्जांपल। देखो इसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो बाहर आया, तो बाहर आने के बाद ये श्रिंक हो गई। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर। तो ये आपके हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एग्जांपल हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। देखो क्वेश्चन में कहा गया था सेल लूजेस वाटर
देखो सेल वाटर लूज कर रही है, मतलब कि सेल श्रिंक होगी, फूलेगी नहीं। अगर फूलेगी नहीं तो ओ नहीं बनाएगी, और ओ नहीं बनाएगी तो क्या नहीं होगा, हाइपोटोनिक नहीं होगा, हाइपोटोनिक नहीं होगा। आइसोटोनिक में दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर रहता है, तो बचा क्या, हाइपरटोनिक और डाइल्यूट। देखो हाइपरटोनिक पे क्या होगा कि वाटर लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस हमने जान लिया, व्हेन केप्ट इन अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। सेल से वाटर कंसंट्रेशन, जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में कम है, तो सेल से वो पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बाहर आने के बाद वो श्रिंक होगी तो वो ऑप्शन ए होगा, हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल, नेम द पार्ट ऑफ लेबल्ड एक्स। देखो ये एक आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा डायग्राम है, उसके ऊपर ऐसे एक्स बने हुए हैं। अब ये जूम किया तो ऐसा हो गया, और इसको जूम किया ये ऐसे एक्स जैसी शेप बनाई। अब ये क्या है, तो एक तो तरीका है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्या है, और एक तरीका हो गया जो ऑप्शंस में और भी चीज़ दी है हम उसको भी डिस्कस करें। तो बेसिकली अगर आंसर पर जाए, अभी आंसर पर चलते हैं, अपने सेल पर आ जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है एक एनिमल सेल, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये देखो एक्स जैसे शेप दिख रही है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम करता है, देखो मैं वीडियो बना चुका था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं वीडियो बहुत अच्छे से बना चुका था, सब चीज़ें, वीडियो किसी कारण से 1.5-2 घंटे की बनी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो पाई, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने वैसे ही छोड़ दी हैं, उसको मैं दोबारा से लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आइए क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अब अगला ये शेप होती है गोल्गी अपरेटस की। फिर आपका ये वाली शेप ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियोन लिखा है वैसे, ये प्लूरल फॉर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपको 3 चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े, सुने, देखें, तो आपको 3 शब्द दिमाग में आने चाहिए, पावर हाउस, एनर्जी एटीपी और रेस्पिरेशन। देखो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, एनर्जी एटीपी, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में, रेस्पिरेशन करता है, तो ये सब चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बाकी ये आपका राइबोसोम्स है, जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, इसके ऊपर आके चिपक गए, ये घूम फिर कर राइबोसोम्स यहाँ पर आके चिपक गए। जब भी आप राइबोसोम शब्द सुनेंगे तो आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है, ये सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। और हमारा इधर है साइटोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर जो एक फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपने इतनी बेसिक चीज़ें देखी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का ये पर्टिकुलर पार्ट है जो है न्यूक्लियस, उसके ऊपर देखो एक्स जैसी चीज़ है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, ये होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स में बताया मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस याद आना चाहिए। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में भरा होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है, ऐसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। और डी माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें क्या 3 चीज़ें याद आती हैं, पावर हाउस, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, और तीसरी चीज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ें हेल्प करेंगी, आप मानो मेरी बात, ये चीज़ें हेल्प करेंगी। आओ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द राइबोसोम्स ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड देन। देखो आप राइबोसोम आ गया। अब अगले ही क्वेश्चन में हमें एग्जांपल देखने को मिला कि हमने पिछले क्वेश्चन से क्या क्या सीखने को मिला। तो क्या क्या सीखा हमने सीखा था, राइबोसोम जैसे ही शब्द सामने आए, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है सेल के लिए, ये प्रोटीन बनाता है सेल के लिए। तो अगर राइबोसोम सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो देखो रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। रेस्पिरेशन से तो हमें याद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फैट्स विल नॉट बी स्टोर्ड, फैट्स की कोई बात नहीं की गई है। कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन की कोई बात नहीं हुई है। प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म, बिल्कुल सही, प्रोटीन की बात है। राइबोसोम से हमें प्रोटीन याद आता है, और राइबोसोम नहीं रहा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स इज अ डबल membraneड ऑर्गेनेली दैट ऑक्सीडाइज्ड फूड प्रेजेंट इन सेल टू रिलीज एनर्जी। एक्स इज, देखो एक्स एक डबल मेम्ब्रेन पार्ट है जो ऑक्सीडाइज करता है फूड को, सेल के अंदर प्रेजेंट है जो, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करता है। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी जैसे ही सुनो क्या चीज़ याद आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी। तो यहाँ पे ए न्यूक्लियस, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रियन और डी क्लोरोप्लास्ट। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखो आपके क्वेश्चन अपने आप सही होने लगे जैसे ही मैंने वो मेन चीज़ें बताई, ठीक है। एक क्वेश्चन से कितनी चीज़ें क्लियर हुई। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए डायरेक्ट तो आप कर पाओगे, इसके तरह के और क्वेश्चन कर पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज। देखो पहले आप जानो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक स्पीड से चल रही थी, पहले से इसमें कोई वेलोसिटी थी, यहाँ पर कोई वेलोसिटी थी u, और फिर ये गाड़ी की स्पीड तेज हो गई, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी हो गई u1 और फिर इसकी वेलोसिटी हो गई इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी v। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ भी है 20 यूनिट्स है, कुछ भी है, और यहाँ पर ये वापस 20 हो गया और ये यहाँ पर बीच में तेज़ हो गई थी 30 हो गया था, तो कितना चेंज आया पहले पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट के बीच में, कितना चेंज आया? चेंज तो कुछ भी नहीं आया, पहले भी 20 थी फिर भी 20 थी और बीच में ऊपर नीचे हुई, उससे हमें कुछ नहीं लेना क्योंकि हमने किसकी बात करी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी 20 थी और बीच में 30 हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, ऐसे हुई, लेकिन आ गई वापस 20 पर। चेंज हुआ कुछ? कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो जो फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम v बोलते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी है जो u होती है, इसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितने टाइम के साथ कितना चेंज आया। अब v और u बराबर है, अगर बराबर चीज़ में से बराबर चीज़ माइनस कर दी तो क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई t। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका 0। आंसर क्या मिल गया, a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c 0, d इनफाइनाइट। तो c ऑप्शन 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। जो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जो रिप्रेजेंट किया गया है, अब इसके आधार पर आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक। ऑप्शन ए कहता है ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू a। बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंगली वेलोसिटी के साथ 0 टू a मूव करता है ऑब्जेक्ट, एंड देन मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और फिर मूव करता रहता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। तो अगर ऐसा होता तो इमेज कुछ ऐसी होती, ऐसा तो नहीं है। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पर यूनिफॉर्मली हुई यहाँ तक, फिर चेंज होगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना, फिर डिक्रीज हो गई और फिर डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो गया। देखो ये ग्राफ में ना, ये यहाँ पर हमें टाइम दिखा रहा है और ये यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, लेकिन एंड में आता आता वो ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पर पहुँचा, जो कि कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है तो वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। कैसे, आइए समझते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, हमें पहले जानना होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है तो टाइम कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी इज 0। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 4 cars ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर। तो ये ग्राफ दिया गया है जिसमें डिस्टेंस y एक्सिस पर है और टाइम x एक्सिस पर है। अब देखो कोई भी कार होगी, अगर वो तेज़ चलेगी तो वो कम टाइम लेगी और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। जैसे कि यहाँ पर b है, b ने टाइम इतना लिया लेकिन a ने टाइम उससे कम लिया, और a ने डिस्टेंस b से ज़्यादा चला, b का डिस्टेंस कम है, यहाँ पर है b यहाँ पर है, a यहाँ पर है, d यहाँ पर हुआ और c सबसे ऊपर। तो c ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और c ने सबसे कम टाइम भी लिया, तो सबसे फास्ट कौन हो गया, c। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए कहता है कार a इज़ फास्टर देन कार d, कार a फास्टर है d से। देखो d फास्ट है, क्यों, d ने डिस्टेंस भी ट्रैवल ज़्यादा किया और d ने टाइम भी a से कम लिया, a ने ज़्यादा टाइम लिया और d ने कम लिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कार b इज़ द स्लोएस्ट, देखो कार b इज़ द स्लोएस्ट, बिल्कुल सही बात है। b ने सबसे ज़्यादा तो टाइम लिया है और सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पर देखो, तो ये कार b सबसे स्लो है।
कार सी इज़ द स्लोएस्ट, बिल्कुल गलत है। कार सी स्लो कैसे हो सकती है? कार तो सबसे फास्ट है, सी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है कम टाइम में, और कार डी इज़ फास्टर देन सी, डी स्लोअर देन सी है, देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर, ज़्यादा सी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी कम टाइम में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न दिया गया है, और अगर स्टेटमेंट सही है उसका रीज़न सही है तो ए ऑप्शन होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन सिर्फ सही है, रीज़न सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट की, तो बी ऑप्शन होगा। दोनों, एक ट्रू है एक फॉल्स है, सी होगा, और दोनों फॉल्स है, डी होगा। तो जब आइए क्वेश्चन 11 देखते हैं। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो अगर कंटेनर में कोई गैस है, यहाँ पर गैस पार्टिकल है, तो ये ऑब्वियस है गैस पार्टिकल भी वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट करेंगे, सही बात है, ये ट्रू है। रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन गैस, ऐसा तो नहीं है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैस का वो वीक होता है, तो हमारा 11th का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही है। एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं है, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा 11th का सी होगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका रीजन देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजीली देन अदर्स, बिल्कुल सही चीज़ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, पर मतलब वो कुछ ही चीज़ों को अपने पार जाने देती है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल हो गई। अब इसका रीज़न क्या है? इट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजीली देन अदर्स, ये इसका रीज़न बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल भी है और इसका रीज़न भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है, असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सही बात है। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीज़ हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। अब अगर आप स्कूल गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, लेकिन अगर आप स्कूल वापस आए तो आपका पहले डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ फिर इस डायरेक्शन में हुआ, तो पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, और अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखें तो जीरो भी हो गया, तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही। तो डायरेक्शन भी होती है, हमने देख ली, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, तो बोथ आर ट्रू, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ 13th के साथ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो कितना सिंपल हो गया, हमने कुछ ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब तक, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे। हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में इन सभी ऑप्शंस को बांट देना है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ये ऑस्मोसिस के ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर, और ये डिफ्यूजन के। तो ये लिखा गया है, ऑप्शन ए कहता है स्वेलिंग अप ऑफ अ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। देखो किशमिश का पानी में भीगना उसको फुला देता है, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं तो जो अगर वायरस है वो फैलता है, तो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू थोड़ी फैल रहा है, वो तो डायरेक्ट हवा में फैल रहा है, तो डायरेक्ट कोई चीज़ किस चीज़ में फैलती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो वो किस में जाएगा? डिफ्यूजन में। ऑप्शन बी डिफ्यूजन में। सी अर्थवॉर्म डाइंग ऑन अ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन सोल्ट, जब कॉमन सोल्ट अर्थवॉर्म के ऊपर डाला जाता है तो उसकी जो स्किन होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह उसका खून बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है, तो ये ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है। ऑप्शन सी भी ऑस्मोसिस में आएगा। और डी श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, बिल्कुल सही। जो अंगूर है वो सूखड़ जाता है क्योंकि अंगूर के अंदर पानी ज़्यादा है, चीनी के घोल में पानी कम है, तो पानी किस तरफ जाएगा? जिधर पानी की मात्रा कम है, तो अंगूर सूख जाएगा, तो ऑप्शन डी भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। आया समझ में? कितना सिंपल हो गया, अब समझना है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। देखो हमें समझना है कि मटका कैसे पानी को ठंडा कर देता है गर्मियों के दिनों में। आइए, मैं समझा चुका था लेकिन फिर अब जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। देखो थोड़ा समझो इस चीज़ को। मटके में
छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मटका क्ले मिट्टी से बना होता है, ठीक है। अब मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं अगर वो नेचुरली बना है। अब इन पोर्स से क्या होता है, पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। इन पोर्स से पानी बाहर आता है, पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती है छोटी, और पानी के वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं जो बाहर आ गए वो गर्मी के कारण हीट एब्जॉर्ब करते हैं, पानी की भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर से भी करते हैं। तो जब पानी की किसी भी चीज़ में हीट एब्जॉर्ब होगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, भाप बन के उड़ जाएंगी। अब यहाँ पर जब भाप बन के उड़ेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स भाप बन के उड़ गई। अब आप खुद सोचो, जब यहाँ पर इसने हीट एब्जॉर्ब की तो हीट को लेके ये वाटर ड्रॉपलेट्स भाप बन गई। तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में एक ठंडक बन जाएगी, जिससे क्या होगा, अंदर का जो सरफेस पे लगा हुआ पानी था, जो सरफेस थी और सरफेस के पास का जो हिस्सा था, ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट बन जाएगा चारों तरफ। जब ये कूलिंग इफेक्ट बनेगा तो अंदर का पानी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ठंडा होना। यही बेस्ट तरीका है गर्म से गर्म दिनों में पानी ठंडा करने का। आपको समझ में आया, जो हीट एब्जॉर्ब की वो पानी साथ लेके उड़ गया, पानी साथ लेके उड़ा तो यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से सरफेस पे लगा जो पानी था वो भी ठंडा हो गया, सरफेस भी ठंडी हो गई। आपने देखा होगा जब हम शिकंजी पीने जाते हैं तो कई बार मटके पर लोग पानी रखते हैं, लेकिन ये तो हो गया बहुत स्लो प्रोसेस। जब मटके पर पानी रखा, आप इस चीज़ को समझो, शायद आपने नोटिस ना किया होगा कभी, जब मटके पर आप शिकंजी पीने जाते हो तो आपने कभी सोचा है कि वो पानी कैसे ठंडा कर रहा है? उसको तो पानी लगातार देना है, उसको तो पानी लगातार देना है शिकंजी के लिए। तो ये प्रोसेस अब स्लो है, पानी भाप बन के उड़ रहा है, पानी बाहर निकलने में टाइम लगेगा, किसी पोर से वाटर ड्रॉपलेट को बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। तो क्यों ना पानी बाहर डाल दिया जाए, वो पानी उड़ेगा, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, पानी फिर ठंडा हो जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा देखा होगा आपने, मटके पर बांध कर रखते हैं। अब वो लाल कलर के कपड़े के ऊपर पानी डालते रहते हैं, बाहर से गीला रखते हैं उसको हमेशा। अब गीला क्यों रखते हैं, पानी भाप बन के उड़ता रहेगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट बनाता रहेगा, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आने की दिक्कत ही नहीं बनी, टाइम ही नहीं लगेगा और पानी तेज़ी से ठंडा होता रहेगा। तो इसलिए वो लाल कपड़ा रखा जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे धूप में और वो पानी ठंडा करे। कुछ लोग बोरे भी घेर कर रखते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर ये रहा, हमने लिख रखा है पहले से ही, और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में इसी तरह से लिखना होगा। वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, भाप बन के उड़ना। द मटका हैज़ टाइनी पोर्स, बिल्कुल सही बात है, मटका हैज़ टाइनी पोर्स, मटका हैज़ टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस थ्रू विच वाटर स्लोली सीप्स आउट, वाटर स्लोली बाहर आ जाता है। When this water evaporates, it absorbs heat energy from the remaining water. बचे हुए पानी से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वाटर इनसाइड द पोर्ट जो था, और वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस लीड्स टू ए कूलिंग इफेक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। परफेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था ये हमारे पास, ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई? परफेक्ट, बता चुके हैं पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमेशा याद आना चाहिए। अब देख लेते हैं क्यों भी हम बता चुके हैं, लेकिन आइए क्वेश्चन को आंसर की फॉर्म में लिखते हैं, पेपर में यही मांगता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। देखो, सेल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उनको एनर्जी तो चाहिए, अब वो एनर्जी को परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी जबान फिसलती रहती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में। मैंने बताया था आपको एनर्जी, एटीपी, पावर हाउस ऑफ सेल और रेस्पिरेशन, ये हमेशा याद रखना है जब भी माइटोकॉन्ड्रिया सुने। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया ओन करता है एक अपना खुद का डीएनए, अपने खुद के राइबोसोम्स, जो उसको अलाउ करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन इसका खुद का राइबोसोम है तो ये खुद के प्रोटीन बनाता है, जो मदद करता है उसको फर्दर सपोर्टिंग देयर रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन।
एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आइए सॉलिड, लिक्विड और गैस में 3 डिफरेंस देख लेते हैं। मेन हमारे पास है शेप और वॉल्यूम का डिफरेंस। देखो शेप और वॉल्यूम हेडिंग डाल दिया आपने। उसके बाद सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड एक डेफिनाइट शेप में होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है उसके पास। आपको पता है कोई भी क्यूब है, अगर वुडन क्यूब है तो वुडन क्यूब ये आपने देख लिया, इसकी शेप भी फिक्स होगी, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। वहीं लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनाइट है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है ना, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। अगर वो ग्लास में पड़ा है या पतीले में पड़ा है तो उसकी शेप बदल गई, तो बट नॉट फिक्स्ड शेप। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप और नॉट वॉल्यूम, क्योंकि देखो गैस ना हवा में है, किसी भी शेप में जा सकती है, कोई भी फॉर्म नहीं है। गैस को कंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेस्ड हो सकती है, किसी भी ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो इसलिए गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड टूटने में कितना कष्ट करता है। वहीं लिक्विड्स स्लाइट मॉडरेट लेवल पर अलग नहीं होना चाहता लेकिन अलग हो जाता है। गिलास को पानी से भर लो और एक एक ड्रॉपलेट उसके ऊपर डालते रहो पानी की, तो आप देखोगे कि एक गुब्बारा सा बन जाएगा पानी का। पानी टूटना नहीं चाहता, पानी गिरना नहीं चाहता, इसलिए पानी ऐड होता रहेगा जब तक उस पर इतना प्रेशर ना पड़ जाए कि वो पानी नीचे गिर जाए। तो आप ये देखोगे कि पानी के एक अंदर एक ऐसी इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो उसको जोड़ के रखना चाहता है। गैसेज हैव वीकेस्ट, गैस में सबसे कम है। गैस में आप देख लो गैस अलग हो जाती है बिल्कुल, किसी भी चीज़ में गैस इधर से उधर फैलने लगती है बिना किसी प्रेशर के। फिर हमारा है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड कहाँ कंप्रेस हो सकते हैं? कोई भी सॉलिड चीज़ है आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, बिल्कुल सही, लिक्विड थोड़ा स्लाइटली कंप्रेस्ड हो सकते हैं। वहीं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज को आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो, गैसेज को आप लिक्विडिफाई कर सकते हो कंप्रेस करके। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि गैस को आप, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स दिखाया कि कैसे ये वीक है, दूर है, स्पेस है इसमें। वहीं गैस अगर किसी चीज़ में है, इसको आप कंप्रेस करके लिक्विडिफाई भी कर सकते हो, तो इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल देख लेते हैं हम, ये हमारे पास है प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल आ ही गई है तो आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको याद बनाना सीख सकते हो। वही मैंने आपको पिछली जो मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए, उसमें बना के दिखाया था कैसे आप डायग्राम बना सकते हो। फिर आपको एक बार ट्राई कर सकते हैं हम। तो कुछ नहीं है, चीज़ें बनाकर ही सीख पाओगे। डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी ज़्यादा बार बनाओगे उतना अच्छे से सीखोगे। डायग्राम सीख लेते हैं पहले। अब प्लांट सेल है आपके सामने ऊपर और ये एनिमल सेल, आप दोनों ज़रूर सीखें। इस पेपर में प्लांट सेल आई है, आ सकते, आपके पेपर में एनिमल सेल आ सकती है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोनों देखो, दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऐसे लाइनिंग होगी ही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे लाइनिंग होगी ही होगी। फिर आपका अमाइलोप्लास्ट हमेशा ऐसे सर्कुलर होगा। ठीक है, आपका न्यूक्लियस के ऊपर जो ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे जेली सा, ये हमारा हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो एक्स दिखाई देंगे वो क्रोमोसोम होंगे एनिमल सेल में। वही राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर बैठते हैं, ये हवा में ऐसे घूमते रहते हैं सेल में, और ये इसके ऊपर आके बैठते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा हमारा राइबोसोम्स। फिर हमारे गोल्गी अपरेटस, ऐसे गोल्गी अपरेटस लाइन सी होती है। ठीक है, फिर आपकी ये स्टिक जैसी चीज़ होती है जो रेफाइड क्रिस्टल कहलाती है, और ये किसके अंदर होती है? ये होती है वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर, वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आप इस तरह से इसको बनाना सीखेंगे, याद करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, कहाँ होती है। और ये एनिमल सेल, और आपके पेपर में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इनकी विशेषताएं। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल होता है, देखो मैंने बताया न्यूक्लियस के बराबर में, ये न्यूक्लियस छोटा है लेकिन लार्ज वैक्यूल बहुत बड़ा है। ये होता है, ये ड्रूस क्रिस्टल इसके अंदर होता है, दानेदार या कह लो आप कांटेदार। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें लार्ज वैक्यूल वेरी स्मॉल वैक्यूल्स एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स, बहुत स्मॉल मात्रा में, मतलब छोटे छोटे होते हैं, कई बार आपको दिखते भी नहीं, कई डायग्राम्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लार्जर इन साइज होती है प्लांट सेल, बहुत बड़ी होती है। स्मॉलर इन साइज होती है, बहुत छोटी होती है। प्लांट सेल है प्लास्टाइड्स, एनिमल सेल डज नॉट है प्लास्टाइड्स।
Centrosomes are absent in plant cell. Animal cell have centrosomes. Plant cell do not have cilia. Animal cells have cilia. Lysosomes are very rare in plant cells और animal cells have lysosomes. अब ये आपने डिफरेंस लिख लिए, इसकी इमेज ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको ले लेना है। एक आप ये चीज़ देख लो कि जो प्लांट सेल होती है वो बेसिकली ऐसी होती है रियल में। अगर आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है और आप तेज़ बना सकते हो तो आप इसी को ही प्रेफर करोगे, ठीक है। इसकी चीज़ें बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना कर देखो। देखो वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल अलग ही दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया अभी ये होता है। उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म, इसमें सेल के अंदर जो भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लाइसोसोम्स घूम रहे हैं हवा में, मतलब साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस हो गया आपका, उसके अंदर डीएनए कंटेन कर रखा है न्यूक्लियस ने, तो ये न्यूक्लियर। और इसके ऊपर ये लाइन सी दिख रही है, ये आपकी न्यूक्लियर। अब आते हैं जो आपको डायग्राम मेनली बनाना है, जो प्रेफरेबल है। देखो प्रेफरेबल ये है, ये इजीली याद किया जा सकता है, ये इजीली देखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको बनाना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 तक बढ़ते हैं। उषा स्विम्स इन 19 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। देखो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हमें उषा की फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि 90 मीटर लॉन्ग पूल है जिसमें 180 मीटर वो 1 मिनट में कवर कर सकती है उषा। अब आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। तो आइए इसको, क्वेश्चन को वैसे तो मैंने सोल्व कर रखा है, दोबारा से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट यहाँ पर करते हैं दोबारा से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 का ए पार्ट, पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, इसमें स्विम कर रही है उषा। अब ये इसकी लेंथ है, 90 मीटर। उषा ने ट्रैवल किया 90 मीटर इधर और फिर वापस 180 मीटर हो गया टोटल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट अगर हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, 0 मीटर। आप समझते हैं ना डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर यहाँ से मैं यहाँ पर गया तो ये डिस्टेंस हुआ, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर ये पॉइंट वापस से वही पॉइंट है जहाँ से शुरू किया था तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस पूरा कवर करेगा, ठीक है। अब आते हैं टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन 1 मिनट, जो कि है 60 सेकंड के बराबर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर, 60 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 डिवाइड बाय 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का बी। A car decrease its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration in SI unit. देखो एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर यहाँ पर कोई गाड़ी की स्पीड 50 km/h है और यहाँ पर कोई गाड़ी की स्पीड 50 km/h है, तो कितना हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ। लेकिन अगर वहीं ये 100 हो गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? 50 km/h के हिसाब से बदल गई। कितने टाइम में बदली, इसको डिवाइड में रख देंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू, तो इनिशियल स्पीड क्या थी? इनिशियल स्पीड ऑफ कार क्या है? 80 km/h। अब आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, हमेशा याद रखो जब भी km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, क्योंकि SI यूनिट में एक्सेलरेशन माना गया है और हमारे पास सेकंड्स में है टाइम। तो आप ये देखो कि km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड में। अब ये चीज़ याद रखो, एक कॉन्सेप्ट कि km/h को
अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 5/18 की। और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 18/5 की। अब इसमें डीप मत जाओ, बस ये याद रखो। ये याद रखना कैसे है, इसका एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा रखना पड़ेगा 5, लेकिन छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा 18, ठीक है, 18/5। तो अब हमें इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 80 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18, ये किस में बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या आ गया टोटल 22.22 मीटर पर सेकंड। वही फाइनल स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर। सेम इसके साथ करेंगे 60 × 5/18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो 16.67 मीटर पर सेकंड। अब टाइम क्या है, टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 16.67 माइनस के 22.22 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकंड। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका माइनस के 5.55 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू माइनस के 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करो। देखो इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, मैंने आपको बता चुका, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है और इसकी शेप ही बता रही है कि एनिमल सेल है, तो ये एक एनिमल सेल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे हमने बताया ऑप्शन ए आइडेंटिफाई करता है कि एनिमल सेल है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एनिमल सेल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज 1 इज। देखो 1 क्या है, देखो मैंने बताया था इसमें लाइनिंग है और ये गोल ऐसा है, तो ये कौन सा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसने पूछा है फंक्शन, ध्यान दो फंक्शन ऑफ पार्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया से हमें कौन सी 3 चीज़ याद आती है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, और हमें आता है याद पावर हाउस ऑफ सेल, और हमें याद आता है रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से हमें राइबोसोम याद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमें रिलीज ऑफ एनर्जी याद आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी 2 स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट फाउंड इन अबव सेल्स। देखो एनिमल सेल में कौन से 2 स्ट्रक्चर नहीं होते, आपको पता है सेल वॉल नहीं होती, सिंपल सी बात है। एक और चीज़ नहीं होती प्लास्टाइड्स, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राइबोसोम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, और गोल्गी अपरेटस के साथ लाया, लेकिन सेल वॉल दोनों चीज़ नहीं होती। अब प्लास्टाइड्स और सेल वॉल नहीं होती, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट का हमारा सही आंसर प्लास्टाइड्स एंड सेल वॉल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। देखो क्रोमोसोम सबसे पहला क्वेश्चन था, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, डेमोलिशन स्क्वाड्स और ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज़ कही जाती है लाइसोसोम्स को। सुसाइडल बैग्स कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द सेल। एक ऐसा एंजाइम कंटेन करते हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकता है सेल को, जैसे ही उसको लगता है कि ये सेल को हार्म पहुंचाएगा, वो अपनी जान दे देता है, तो अपनी जान देकर सेल को बचा लेता है। तो सुसाइडल बैग इसलिए हो गया। डाइजेस्टिव बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेस्ट को, दे ब्रेक डाउन वेस्ट, वो वेस्ट को यूज़ में लाता है, ठीक है। और डिमोलिशन स्क्वाड इसलिए एज दे क्लीन अप डैमेज सेल पार्ट्स, क्योंकि वो बाकी डैमेज सेल के पार्ट जो डैमेज पार्ट है सेल के, उनको साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके लिए हमें एक पैसेज दिया गया है, ये पढ़ते हैं। तो पैसेज है हमारा गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। सही बात है, जो गैस यूज़ हो रही है एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के अंदर, वो हम घर में एज अ कुकिंग यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूल। बिल्कुल सही, फ्यूल के तौर पर हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं CNG को। लिक्विफाइड द लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है इन विच दे आर केप्ट, जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। बिल्कुल सही है। सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होगा वो इसी वजह से क्योंकि उसकी शेप और उसके अंदर फ्लो है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं
लिक्विड के अंदर द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब किसी चीज़ की घुलने की क्षमता पानी में लिक्विड में ज़्यादा है, सॉलिड में कम। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। वाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। व्हीकल में CNG हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो हमारे पास आंसर दिया गया कि वो हाईली कंप्रेसिबल है, इजीली हम उसको मूव कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, और वो उसकी शेप उसी कंटेनर की शेप में आ जाएगी जिसमें उसको घालेंगे, उसको भरेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। बी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेड इजीली, बिल्कुल सही। इसलिए एज अ व्हीकल, एज अ फ्यूल दीज डेज हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड कहता है द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फोर्थ पर आता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड ड्यू टू किस कारण से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड में कोई भी चीज़ घुलने की क्षमता पानी से कम क्यों है? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स मूव फ्रीली, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। बी लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। देखो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में ना स्पेस है, मूव कर सकते हैं, और लिक्विड फ्री भी है। लिक्विड पार्टिकल इजीली मूव कर सकता है, पार्टिकल मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ए एंड बी बिल्कुल सही है। इसी वजह से सॉलिड में कोई भी चीज़ आसानी से घुल नहीं सकती, क्योंकि उसके पार्टिकल ना तो फ्रीली मूव कर सकते हैं और ना ही उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ऑप्शन 5 जो हमारा लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्लो जो है फ्लूइड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, बह सकता है, ठीक है। ओनली गैसेज बिहेव लाइक फ्लूइड्स, नहीं गैसेज नहीं बिहेव करती, गैसेज भी बिहेव करती है। गैसेज और लिक्विड दोनों बिहेव करते हैं। गैसेज एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, नहीं सॉलिड्स बिहेव नहीं करते। ओनली लिक्विड करता है, नहीं गैसेज भी करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन अपना पेपर सोल्व कर लिया है। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ कि देखो हम हमेशा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सोल्व करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो आपका रिवीजन, आपकी मैराथन, आप कुछ भी मानो, पेपर से पहले इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपके ये क्वेश्चन सामने बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इनको अच्छे से किया करो। कोई चीज़ आपको लगती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप कमेंट में डाला करो, मैं दोबारा से पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट पर वीडियो डाल दूंगा। आप कनेक्टिविटी बनाए रखो। कंसिस्टेंसी थोड़ी ब्रेक हो गई थी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और अपनी क्लास में बाकी लोगों को शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखो इस तरह से हमने आपका सारा पेपर सोल्व किया है, ठीक है। और बेटर वे हो सकता है तो और बेटर वे में करेंगे। तब तक के लिए बाय।